Hello students, I am making this video to help you learn some vocabulary related to environmental problems. First of all, you can get a reading passage on this topic. You can also get an essay. You may be asked questions in part 3 of the speaking test on this topic. And you can also get a listening section related to this. So it is very important. Whenever you try to pick up new words, when you try to build up your vocabulary, it's very important for you to note down at least one example sentence because it helps you understand how to use that word in your own sentence and in what kind of situation that word is used. So you'll be able to see the meaning of the word on the screen. You will also see an example sentence, and I will try to explain the meaning in Hindi. Apart from that, I'll also try to give you some additional information about that word so that you can retain it better. The first term is greenhouse effect. देखिए हमारे प्लैनेट को पोल्यूटिंग गैसेस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और एक एनवेलप बनाया हुआ है, और वो एनवेलप क्या करता है, सन की हीट को एस्केप नहीं करने देता, अंदर ही अंदर ट्रैप करता है. तो इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. वर्ड नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि 1900 जब शुरू हुए, जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, तब से लेके अब तक 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया है हमारे अर्थ के टेम्परेचर में. एंड इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. इट लीड्स टू मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स. द थर्ड टर्म इज मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स. जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पे आइस ही आइस है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, और वो ग्लेशियर्स जो हैं बड़ी फास्ट मेल्ट कर रही हैं अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. और वो सारा का सारा पानी कहाँ आ रहा है, ओशंस में, और ओशंस का लेवल राइज कर रहा है. तो ये जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स. यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो that 70% of Earth's water is tied up in those glaciers on North Pole and South Pole. Number 4, rise in sea levels. So this is obvious. Due to melting of the polar ice caps, sea levels rise कर रहे हैं, and because of this, many coastal regions, many low-lying islands will become uninhabitable in the future. Nobody would be able to live there, and people living there will have to be relocated. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं rise in sea levels. Number 5 is climate change. देखिए, we can observe a huge change in the weather patterns. टेम्परेचर में, रेनफॉल में, विंड पैटर्न्स में बहुत चेंजेस आ रही हैं. वेदर जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया अब. बेमौसम हरिकेन्स और साइक्लोन्स आ रहे हैं. वो एरियाज जहाँ ड्राउट हुआ करता था वहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, जहाँ फ्लड्स आते होते थे वहाँ पे ड्राउट्स हो रहे हैं. तो ऑल दिस चेंज इज कलेक्टिवली नोन एज क्लाइमेट चेंज. नंबर 6, डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट बेसिकली इज डिफॉरेस्टेशन. तो स्पेशली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और कुछ एशिया के पार्ट्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज कार्बन सिंक. इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर. तो वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अब काटा जा रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम और सीरियस होती जा रही है. तो डिफॉरेस्टेशन जो है, इट्स अ चैलेंज फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी. वी मस्ट ट्राई टू स्टॉप इट. टर्म नंबर 7 इज एसिड रेन. तो क्या होता है कि पोल्यूटिंग गैसेस एटमोसफेयर में जाती हैं और ऊपर से जब क्लाउड्स से रेन होती है, तो वो पानी जो रेन का है वो सारे वो पोल्यूटिंग गैसेस में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको साथ लेके आता है, और वो पानी होता है एसिडिक. उसको बोलते हैं एसिड रेन. और एसिड रेन जो है, इट हैज़ अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, फॉरेस्ट्स, प्लांट्स एंड ऑल्सो ऑन ह्यूमन हेल्थ. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सॉइल. टॉक्सिक बनाता है वो सॉइल को, वाटर बॉडीज़ को ख़राब करता है, और बिल्डिंग्स की क्रोजन होती है उससे. बिल्डिंग्स को बहुत डैमेज होता है, स्पेशली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल. नंबर 8 इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग होना. तो अर्थ जो प्लैनेट है उसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है. देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स. लेकिन अब ये बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट तो होम है वाइल्ड लाइफ का. तो फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हो रही हैं अब,
और बहुत सारी स्पीशीज़ तो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ इस प्रॉब्लम को बोलते हैं। और जो स्पीशीज़ बची हुई हैं उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो स्पीशीज़ वीक होती जा रही हैं, एंड at some point in the future they will also become extinct because of this. Number 9 is ozone layer depletion. हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर ओजोन गैस का एक लेयर है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको ब्लॉक करता है, हम तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन अब ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और थिनिंग हो रही है इसकी बड़ी जगह से, कई जगह होल्स हो गए हैं, और अब यूवी रेज जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं, और इसके कारण ह्यूमंस में स्किन कैंसर बढ़ रहा है, प्लांट्स को नुकसान होता है इससे, मरीन लाइफ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ये, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर भी इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। नंबर 10, लैंड डिग्रेडेशन। ग्रेड का मतलब क्वालिटी और डिग्रेड का मतलब क्वालिटी का ख़राब हो जाना। तो लैंड डिग्रेडेशन है कि लैंड की क्वालिटी बिगड़ रही है, ख़राब होती जा रही है। इसके बड़े सारे रीजंस हैं। एक तो केमिकल इनपुट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं फार्मिंग में आजकल, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से ख़राब हो रहा है। फिर इंटेंसिव फार्मिंग आजकल प्रैक्टिस हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यील्ड लेने की कोशिश की जाती है एक पैच ऑफ लैंड से। देन देयर इज ऑल्सो मोनोकल्चर, एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करना ऑन अ पीस ऑफ लैंड। क्या होता है कि एक क्रॉप एक तरह का न्यूट्रिएंट खींच लेती है सॉइल में से, फिर उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, वो क्रॉप साथ के साथ दोबारा वहाँ लगा देंगे तो वो न्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल में, और फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना आप क्रॉप उगा ही नहीं पाएंगे। तो सॉइल हमारे अराउंड द वर्ल्ड वीक होते जा रहे हैं, लैंड की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। कुछ और भी रीजंस हैं, ओवर ग्रेजिंग है, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। नंबर 11 इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, डिप्लीट का मतलब होता है यूज़ कर करके ख़त्म कर देना, इतनी ज़्यादा उसको यूज़ करना कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाए। और नेचुरल रिसोर्सेज नेचर ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, कोल, ऑयल, मिनरल्स एंड मेटल्स ऑफ ऑल काइंड्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड पे इनको यूज़ कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 12, एयर पोल्यूशन। दिस इज़ फेयरली सिंपल। एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूटिंग गैसेस। इंडस्ट्रीज़ में से और व्हीकल्स में से जो गैसेस इमिट होती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूट होती जा रही है हमारी। नंबर 13 इज़ मरीन पोल्यूशन। ये जो बेसिकली वाटर बॉडीज़ का पोल्यूट होना बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर बीइंग एडेड टू वाटर बॉडीज़, उसको बोलते हैं मरीन पोल्यूशन। इसकी वजह से जो फिश है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं बहुत सारी स्पीशीज़, और जो वेजिटेशन है ऑन द ओशन फ्लोर उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है इसका। नंबर 14, ओवर पॉपुलेशन। सी, दिस प्लानट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर 7 बिलियन पीपल। अर्थ की जो पॉपुलेशन है अब 7 बिलियन से ऊपर हो गई है, एंड दिस इज़ पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द प्लानट। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन, और फ्यूचर में सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्पेशली कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ हैं जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन विल हैव टू बी टैकल्ड इफ़ ह्यूमैनिटी इज़ टू सर्वाइव। नंबर 15 इज़ हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, और ये वर्ड फैमिली है हैबिटेट, हैबिटेशन, इनहेबिटेंट कहीं रहने वाला, हैबिटेबल जहाँ रहा जा सके, अनइनहेबिटेबल जहाँ रहा नहीं जा सकता। तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट सब खत्म होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हैबिटेट लॉस। इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और बहुत सारी स्पीशीज़ इस समय एंडेंजर्ड हैं जिनका नंबर बहुत कम रह गया है, और फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नंबर 16 है स्मॉग। दिस वर्ड इज़ कॉइंड फ्रॉम 2 वर्ड्स, स्मोक और फॉग। तो बिग सिटीज़ में क्या होता है कि सर्दियों में फॉग तो होती है, उसके साथ स्मोक मिक्स हो जाता है, तो इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस मिक्स। जो लोग उसको इनहेल करते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक एस्मा। और बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली भी, या
बीजिंग है चाइना का कैपिटल, टोक्यो है जापान का कैपिटल, वहाँ लोग जब निकलते हैं बाहर तो मास्क लगा के निकलते हैं सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग। नंबर 17 इज हैजर्डस वेस्ट। हैजर्ड का मतलब डेंजर और हैजर्डस का मतलब डेंजरस। तो कई किस्म का वेस्ट है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ा हैजर्डस है, जैसे कि मेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स से निकलता है, और न्यूक्लियर वेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, और इसको सेफली डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत ज़रूरी भी है। नंबर 18 इज टॉक्सिक। टॉक्सिक बेसिकली मीन्स पॉइजनस। देयर इज नॉट मच टू दिस वर्ड, आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट। Number 19, carcinogen. Any substance that can cause cancer in humans is known as a carcinogen. If this is a noun और adjective होता है carcinogenic। तो यहाँ एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है कि टोबैको स्मोक, सिगरेट स्मोक जो होता है, कंटेन्स अ नंबर ऑफ कार्सिनोजेंस। कई उसमें केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। दैट इज़ वाई नाउ स्मोकिंग हैज़ बिन बैंड इन पब्लिक प्लेसेस ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वर्ड नंबर 20 इज एमिट। एमिट का मतलब होता है छोड़ना, निकालना। जैसे कि बल्ब लाइट एमिट करता है, फ्लावर जो है वो फ्रेग्रेंस एमिट करता है, इसी तरह से व्हीकल जो है वो स्मोक एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। नंबर 21 एमिशन। वो चीज़ जो बाहर निकली है उसको एमिशन कहते हैं। जैसे व्हीकल में से धुआं बाहर निकला तो वो एमिशन है उस व्हीकल की। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन फैक्ट्री से, व्हीकल से, वो गैसेस जिनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, उनका छोड़ा जाना एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि किसी इंसान की या कंपनी की या देश की जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एन एवरेज अमेरिकन हैज़ अ बिगर कार्बन फुटप्रिंट दैन एन एवरेज इंडियन, क्योंकि जो एवरेज अमेरिकन है उसका लाइफ स्टाइल रिचर है, ही इज़ यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, ही इज़ यूजिंग मोर ऑयल, ही ड्राइव्स अ बिगर कार, ही प्रोड्यूसेस मोर वेस्ट। तो इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। लॉगिंग का मतलब होता है पेड़ों का काटा काटा जाना। और लॉगिंग जो है, लॉगिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स स्पेशली, हैज़ अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द प्लैनेट। नंबर 24 कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना, प्रोटेक्ट करना हार्म से, डिस्ट्रक्शन से। तो हमें किन चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए? हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करना चाहिए, और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को। नंबर 25 conservation. See, conserve is a verb and conservation is its noun. तो ये जो टर्म है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ज़्यादा सुनेंगे आप। वाइल्ड लाइफ को बचाना, वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, फॉरेस्ट्स को बचा कर रखना, उनकी डिस्ट्रक्शन को रोकना, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वर्ड नंबर 26 इज कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब है किसी चीज़ को इम्प्योर बनाना, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स ऐड करके। और सेंटेंस है कि टॉक्सिक केमिकल्स इन लैंडफिल साइट्स कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। नाउ आई विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट अ लैंडफिल साइट इज। देखिए, आमतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में गार्बेज को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सिटी के बाहर एक साइट चूज़ की जाती है, गवर्नमेंट लैंड, और उसके ऊपर गार्बेज को डंप करना, फेंकना शुरू कर देते हैं। तो वो ढेर लगता रहता है, लगता रहता है, एंड फाइनली वन फाइन डे द गवर्नमेंट सेज दैट कवर इट अप। तो उस पर सॉइल, मिट्टी डाल के उसको कवर अप कर दिया जाता है, एंड देन दे सर्च फॉर सम न्यू साइट टू यूज़ एज अ लैंडफिल साइट। और इसका बड़ा ही बुरा असर होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वेस्ट में, गार्बेज में, ट्रैश में, वो धीरे धीरे सॉइल में नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से बिग सिटीज़ जो हैं उनके नीचे जो ग्राउंड वाटर है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो बिग सिटीज़ में आप देखेंगे कि सभी ने आरओ सिस्टम लगवाया होता है। इनफैक्ट आज तो स्मॉल टाउन्स में भी सबके घर में आरओ होता है। 27 कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन इज द नाउन ऑफ कंटेमिनेट।
कंटेमिनेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इम्प्योर एंड अनफिट फॉर यूज़। 28 एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कोई भी ऐसी किस्म वाइल्ड एनिमल्स की, प्लांट्स की या बर्ड्स की जिनके मेंबर्स बहुत कम रह गए हैं और खतरा है कि आने वाले टाइम में दैट स्पीशीज़ कैन बिकम एक्सटिंक्ट, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल टाइगर इंडिया में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। देखिए 1900 मतलब 20th सेंचुरी के शुरू में इंडिया यूज टू हैव 1 लाख टाइगर्स, बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अब उनका नंबर बहुत ही कम रह गया है। देयर आर हार्डली 300 or 400 टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया और उनको कंजर्व करने की बड़ी कोशिश चल रही है। 29 इकोसिस्टम, किसी भी एरिया में जो सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग क्रीचर्स हैं, वो सारे मिला के और उनका जो आपस में रिलेशनशिप है और जो एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। नंबर 30 फूड चेन। देखिए नेचर ने एक सिस्टम बनाया है कि कोई जानवर जो है अपने से छोटे जानवर को खाता है, उससे बड़ा जानवर उसको खाता है, उससे बड़ा उसको खाता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन में से अगर एक स्पीशीज़ को बाहर निकाल दिया जाए, कोई स्पीशीज़ मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो पूरी फूड चेन अपसेट हो जाती है और उसकी वजह से फिर और स्पीशीज़ के भी एक्सटिंक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। नंबर 31 अर्बन स्प्रॉल। देखिए स्प्रॉल का मतलब होता है बाजू और टांगें फैलाकर लेटना या बैठना। तो अर्बन स्प्रॉल का मतलब है जो बेतहाशा शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, सिटीज़ जो है स्प्रेड कर रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। नंबर 32 इज वेस्ट डिस्पोजल। दिस बेसिकली मीन्स कि वेस्ट को ठिकाने लगाना, गार्बेज को, ट्रैश को सेफ तरीके से उसको दबा देना, कहीं फेंक देना। इट शुड ऑफ कोर्स बी डन सेफली। ओके जी, नंबर 33 इज लिटरिंग। लिटर का मतलब होता है गार्बेज, वेस्ट, रबिश, ट्रैश को फेंक देना किसी पब्लिक स्पेस पे, ग्राउंड पे फेंक देना। और इसके अगेंस्ट बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। इन सम कंट्रीज लाइक सिंगापुर, people can be fined, people can also be arrested for littering public places. 34 landfill site, this I have already explained, a large area where garbage is disposed of. 35 oil spill. ऑयल स्पिल का मतलब होता है ऑयल का पानी में लीक कर जाना। जब ऑयल टैंकर्स, बड़े बड़े शिप्स जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समटाइम्स देयर इज लीकेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस और बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट, और जो ऑयल है वो रिलीज हो जाता है पानी में। उसका बड़ा ही हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑन मरीन लाइफ, क्योंकि ऑयल है जो वो एक फिल्म बना लेता है, पानी के ऊपर एक फिल्म बना देता है और एयर जो है वो आर पार नहीं जा सकती, तो नीचे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। 36 इज अर्बन रन ऑफ। देखिए जब बारिश होती है अर्बन एरियाज़ में, बिग सिटीज़ में, तो वो जो सारा का सारा पानी है बारिश का, वो कहाँ जाता है? स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में, और वो सारा इकट्ठा करके रिवर में फेंक दिया जाता है या ओशन में फेंक दिया जाता है। अब जो वो वाटर है वो अपने साथ क्या लेके जाता है ओशन में या रिवर में? ऑयल, डर्ट, पोल्यूटेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स, पॉइजनस केमिकल्स, और उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ जो हैं वो टॉक्सिक बन जाती हैं। उसका फिर मरीन लाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। दिस इज नोन एज अर्बन रन ऑफ। 37 इज डिजर्टिफिकेशन। डेजर्ट से बना है ये डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब है डेजर्ट में तब्दील हो जाना, फर्टाइल लैंड का डेजर्ट बन जाना। और ये प्रॉब्लम जो है आजकल पंजाब में भी है, कई एरियाज जो हैं वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो रही है बड़ी फास्ट ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इन पैडी कल्टीवेशन। कई सारे एरियाज हैं जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है और लैंड जो है इट इज़ टर्निंग इनटू डेजर्ट लैंड। नंबर 38 रिन्यूएबल एनर्जी। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा ये एनर्जी जो उन सोर्सेज से जनरेट की जाती है जिनको नेचर रिप्लेस कर सकती है, रिप्लेनिश कर सकती है, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये सोर्सेज कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 39 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी जो उन सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं हम जो कि लिमिटेड हैं, जो किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाने हैं। सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो
खुदाई करके हमें अर्थ के नीचे मिलती हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नंबर 40, फॉसिल फ्यूल्स। वीव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉसिल फ्यूल्स। धरती के नीचे खुदाई करके हमें जो फ्यूल्स मिलते हैं जैसे कोल एंड ऑयल, उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और ये बनते कैसे हैं? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स जब डिकम्पोज होते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उससे वो बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि ऑयल और कोल। नंबर 41, ओवर फिशिंग। जब ओशन के किसी एरिया से बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं ओवर फिशिंग। उसकी वजह से बहुत सारी फिश स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं और कई सारे जो है सी के एरियाज़ का इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ गया है। Okay, that's the end of the video. I hope you found it informative. I would like to remind you again that you must note down these words and the meanings of these words, the example sentences, in your copies, in your own hand. If you don't note down these meanings and sentences, you will not be able to retain them for long. And if you found this video informative, please do give me a thumbs up so that I get the motivation to make more such videos. I wish you the very best of luck for your IELTS preparation. Bye.